नमस्कार। आप देख रहे हैं गांव के लोग। मैं हूं राम जी यादव। आज हम एक किताब पर के लिए यहाँ आए हैं। एक हमारे दौर के एक महत्वपूर्ण पत्रकार उर्मिलेश जी की किताब। अभी पिछले दिनों उनकी एक किताब गाजीपुर में क्रिस्टोफर कार्डवेल, बहुत चर्चा रही उस किताब की और काफी पढ़ी गई। और उसके बाद जैसे ही उन्होंने फेसबुक पर इस बात की घोषणा की कि उनकी एक और किताब आ रही है यात्रा वृत्तांतों की, मैम का घर, गोडसे की गली, तो लोगों को जिज्ञासा हो गई कि आखिर ये कौन सी मैम है जिनके घर के बारे में चर्चा हो रही है उस किताब में। और उसमें गोडसे की गली कहाँ, पूना में गए। तो ये यात्रा वृत्तांतों की किताब है और मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि यात्रा वृत्तांत के मामले में उर्मिलेश जी ने अभी एक तरह से अपने समकालीनों से काफी बाजी मार ली है। मैं उनका एक यात्रा वृत्तांत पढ़ रहा था, महबूब नगर वाया मिरियार गुड़ा। तो वो आंध्र प्रदेश में 2003 के आसपास जो चुनाव हो रहे थे आंध्र प्रदेश में, उस समय वहां की यात्रा के साथ वो शुरू होती है। कैसे वो करीमनगर जिले में जाते हैं और करीमनगर के सुदूर गांव में जाते हैं जहां तमाम सारे गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, किसान हैं और ऐसे लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, जो ताश खेल रहे हैं या इस तरह की चीजें। वहां जस्ते के कटोरे में रखे हुए थोड़े से भात को भी वो नजरअंदाज नहीं करते हैं, उसको लिखते हैं। उसके साथ साथ पूरे आंध्र प्रदेश की चर्चा करते हुए जिस तरीके से वे कम्युनिस्ट आंदोलन और खासतौर से तेलंगाना के आंदोलन का जो 5 वर्ष है उसमें, और उसमें उसके साथ आए हुए बदलाव, उनकी स्मृतियों की बात करते करते जब वो आंध्र प्रदेश में दलितों के लिए चाय की दुकानों पर रखे अलग बर्तनों की चर्चा करते हैं, तो अचानक मन उदास हो उठता है। जैसे लगता है वो चुनाव की कवरेज के बहाने पूरी की पूरी सभ्यता समीक्षा कर रहे हैं। और उसमें एक जगह तो उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है, और वो हमारे लिए बहुत शर्मनाक वाकया हो सकता है। अगर कोई संवेदनशील आदमी होगा तो विचलित हुए बगैर नहीं रहेगा कि वहां पैसा देने के बावजूद दलितों के लिए चाय की दुकानों पर चाय नहीं मिलती। और वहां की गरीबी का जो लोमहर्षक वर्णन उन्होंने किया है। हम समझते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बाद जो है गरीबी का इतना भयावह चित्रण, जहां की बच्चे बेच दिए जाते हैं, इस तरह की चीजें। एक यात्रा वृत्तांत जो कि शुरू होती है चुनावी प्रक्रिया को जानने समझने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ वो वहाँ की पूरे इतिहास को और पूरी संस्कृति और पूरा पूरा जो राजनीतिक जो अवसरवाद है, तमाम तरह की चीजें और पूरी विरासत को जिस तरीके से वो रेखांकित करते हैं, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और यह इसी किताब का हिस्सा है। यह लेख लंबा लेख है। तो मैं लेकिन इन्होंने जो शीर्षक रखा, शीर्षक हमेशा इनके उर्मिलेश जी की किताबों के बहुत रोचक होते हैं और जिज्ञासा पैदा करते हैं। पाठकों में एक बेचैनी पैदा हो जाती है कि आखिर वो कौन सी चीज है जिसको वे रख रहे हैं। तो मैं उनसे सबसे पहले यह जानना चाहूंगा कि इतना अच्छा लेख, महबूब नगर वाया मिरियाल गुड़ा जैसा लेख, जो कि संवेदनशील आदमी को बेचैन कर देता है और विचलित कर देता है किसी भी पाठक को, उन्होंने वह शीर्षक क्यों चुना? और उस शीर्षक में ऐसी क्या खास बात है जो मैंने जिसको वो रेखांकित करना चाहते हैं? उमेश जी। जी राम जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गांव के लोग को हमारी शुभकामनाएं, जिन्होंने ये अपनी मैगजीन और अपनी वेबसाइट के बाद इस तरह का कार्यक्रम शुरू किया है विजुअल में, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये जो किताब है मेम का गांव, गोडसे की गली, ये 12 अध्यायों की किताब है। और इन 12 अध्यायों में कश्मीर से कन्याकुमारी कह सकते हैं, पूरा भारत है। भले ही सभी प्रदेश न हों, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का एक चित्र जरूर है। और इस किताब के बारे में किसी टिप्पणीकार ने कहा कि जो हमारे प्रकाशक ने किताब के प्रचार में इस्तेमाल भी किया है, कि ये किताब जो है, ये जो यात्रा वृत्तांत हैं वो भूगोल में सिर्फ नहीं है, ये इतिहास, समय और समाज में भी हैं।
तो आपने जिस अध्याय का जिक्र किया और जिस पर हमसे सवाल पूछा है, वो आंध्र प्रदेश के, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र का है। उसमें वस्तुतः बिल्कुल आपने सही फरमाया कि हम इलेक्शन कवर करने गए थे। उस समय मैं दैनिक हिंदुस्तान में नौकरी करता था, उनके नेशनल पॉलिटिकल ब्यूरो में था और मैं राजनीतिक बीट कवर किया करता था। तो अखबार, जिस अखबार में काम करते थे हम, उसमें अमूमन हमको इग्नोर किया जाता था। सारे महत्वपूर्ण काम तो हमसे लिए जाते थे, लेकिन हमको विदेश भेजने या देश के उन हिस्सों में भेजने जो हिंदी प्रांत हैं, वहां इलेक्शन कवरेज पर नहीं भेजा जाता था, क्योंकि माना जाता था कि हिंदी प्रदेश में प्रभावित करने के लिए ऐसे लोगों को भेजा जाए जो अपने हों। तो जिनको वो पसंद करते थे संपादकगण, उनको भेजते थे। मुझे वो शंट करने के नाम पर दक्षिण भारत में भेजा करते थे जनरली, कि भाई चलो वहां चला जाएगा तो इसको क्या है, तो छपना नहीं है, बहुत कम छपता है दक्षिण का मामला। अच्छा, बात सही है, हिंदी के अखबार में मिरियाल गुड़ा कौन पढ़ेगा, नालगोंडा कौन पढ़ेगा। तो उनको लगता था कि लेकिन अब 12 लोग हैं या 11 लोग हैं ब्यूरो में, तो इसको भी कोई काम देना है, तो चलो भाई कहाँ जाओगे। तो मान लो हमसे पूछा गया कि ये राज्य खाली है, आपको जाना है क्या। तो उसमें जब उन्होंने आंध्र का नाम फरमाया किसी ने, तो हमने तुरंत कहा अरे बिल्कुल बिल्कुल मैं जाऊंगा, क्योंकि यूपी बिहार तो मुझे भेजा नहीं जाएगा, मुझे मालूम था। तो क्योंकि हिंदी अखबार में यूपी बिहार का ही सिक्का रहता है जमा, उसी का दबदबा रहता है कि भाई वहां की स्टोरी छपेगी तो फ्रंट पेज जाएगी, पहले पेज पर छपेगी। आंध्रा की तस्वीर आप लाएंगे, आंध्रा की कोई खबर लाएंगे तो 10वें 11वें पेज पर छपेगी, और वो भी छोटी छपेगी। लेकिन मैं सहर्ष तैयार हो जाता था, और जाहिर है जब भी मैं वहां से खबरें भेजता था तो 11वें पेज पर छोटी सी छप जाती थी, कभी बड़ी छप जाती थी, जगह होती थी तो तो मैं उसी में खुश हो जाता था। लेकिन उसके बहाने राम जी मुझे जीवन को देखने का मौका मिला, समझने का मौका मिला। तो जो पनिशमेंट मेरा था वो मेरे लिए उपहार बन गया, और मुझे जो शंटिंग में डालकर या शंट करने का जो एक उपक्रम था हमारे प्रिय संपादकों का या आदरणीय संपादकों का, वो मेरे लिए वरदान बना, और मैंने भारत को देखना शुरू किया। तो करीब करीब 4-5 साल, बल्कि इससे ज्यादा, मैंने करीब 13 साल के आसपास मैंने हिंदुस्तान में काम किया, जहां तक मुझे याद आ रहा है 95 टू 2008। तो 13-14 साल काम किया। तो उस दरमियान हमने एक जीवन का एक बड़ा हिस्सा जो मैंने ट्रेवल किया रिपोर्टिंग के लिए, खासकर इलेक्शंस में, वो जनरली साउथ के ऐसे इलाकों में मैं गया जहां कम लोग जाते थे हिंदी वाले, कोई हिंदी का अखबार नहीं। लेकिन हम चूंकि हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप में थे, बहुत पैसा खर्च करने वाला अखबार था उन दिनों रिपोर्टिंग पर, तो हमको भेजा जाता था। लोग ये भी समझते थे कि अंग्रेजी समझ लेता है ये, तो चलो इसको भेज दो, अंग्रेजी थोड़ा बहुत जानता है। तो मैं गया। तो मिरियाल गुड़ा जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो एक्चुअली हम आंध्र प्रदेश कई बार गए, और कई बार इलेक्शंस में गए, और कई बार स्पॉन्सर्ड टूर में गए। स्पॉन्सर्ड टूर वे होते हैं जो कोई मुख्यमंत्री या राज्य सरकार का कोई विभाग या केंद्र सरकार भेजती है रिपोर्टरों को, और अखबार के एडिटर्स की तरफ से रिकमेंडेशन लेती है कि किसको आप भेजना चाहते हैं। तो ऐसे टूर्स में मैं जब गया तो मुझे लगा कि ये तो बड़ा ही दिलचस्प है, और उसमें वहां नक्सल मूवमेंट भी था, वहां गरीबी भी थी, वहां कम्युनिस्ट आंदोलन का पुराना तेलंगाना जब मूवमेंट हुआ था, आप जानते हैं, अनडिवाइडेड कम्युनिस्ट पार्टी के दरमियान, तो वो इतिहास मुझे बड़ा ही मोहक और बड़ा ही दिलचस्प लगता था। तो मेरी दिलचस्पी तेलंगाना के उन इलाकों में जरूर हो गई जहां के बारे में मैंने लिखा है। उसमें एक बड़ा दिलचस्प वाकया है कि एक आरएसएस और बीजेपी के बहुत बड़े नेता थे, उनका नाम था सीएच विद्यासागर राव, और वो भारत के गृह राज्य मंत्री भी बने और बाद में महाराष्ट्र के राज्यपाल बनाए गए। आरएसएस बीजेपी के बड़े नेता। तो जब मैं उस इलाके में घूम रहा था तो अचानक पता चला कि वो भारत के सबसे बड़े कम्युनिस्ट लीडर एक जमाने के, उनके वो भाई थे, अपने भाई, सहोदर। तो मैं चौंक गया। चौंक इसलिए गया कि एक तो बड़े फ्यूडल फैमिली के, बिल्कुल दुर्ग जैसा घर, और वहां पर भारत के अनडिवाइडेड कम्युनिस्ट पार्टी के एक बड़े नेता का वही घर। सी राजेश्वर राव की बात मैं कर रहा हूं, आपको याद होगा। और तेलंगाना के एक बड़े कमांडर, वो कमांडर थे जिन्होंने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी। तो सीएच विद्यासागर राव दरअसल सी राजेश्वर राव के भाई थे,
और उनके इलेक्शन को मैंने कवर किया। वो बड़ा दिलचस्प इलेक्शन था। जो मौजूदा मुख्यमंत्री अभी तेलंगाना के हैं, वही संभवतः लड़ रहे थे उनके खिलाफ। और वो चुनाव मुझे आज तक याद है। वो होटल मुझे आज तक याद है जिसमें मैं रुका था। और इतने बड़े नेताओं, बड़े बड़े लोगों के शहर में, मुख्यालय में रहने के लिए कायदे के होटल नहीं थे। आजमगढ़ में उससे बेहतर होटल आप पा जाएंगे, या गाजीपुर में भी ठीक ठाक पा जाएंगे, दो चार, दो एक, लेकिन वहां पर बड़ी बुरी स्थिति थी। मच्छर, गंदगी, डस्ट और बहुत बुरा खाना। लेकिन जूझते रहे हम लोग। और मैं और मेरे ड्राइवर साहब, मैं उनका बड़ा ही शुक्रगुजार हूं कि वो मेरे ट्रांसलेटर भी थे। क्योंकि गांव में जब तेलुगु लोग बोलते थे तो मुझे नहीं समझ में आती थी वो बात। तो वो नारायण नारायण नाम था संभवतः उनका, वो मुझे सब कुछ समझाते थे। और बड़े पढ़े लिखे आदमी, समझदार आदमी थे। पढ़ाई लिखाई में ग्रेजुएशन थे या नहीं थे मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत ही विज्ञ व्यक्ति थे। तो वो इस चैप्टर में मैंने रखा है। और वो इसीलिए नाम रखा है कि मिरियालगुड़ा जो बात कर रहा हूं मैं, तो वो ये वो जगह है जहां पर जयपाल रेड्डी चुनाव लड़ रहे थे। तो वहां से टूर नालगोंडा होते हुए फिर महबूब नगर आना, महबूब नगर में फिर एक बड़े दिग्गज लड़ रहे थे। तो वो पूरा का पूरा एक कनेक्ट करता है पूरे तेलंगाना के अलग अलग क्षेत्रों को। अच्छा उर्मिलेश जी, आपको तो मैंने एक तरह से आपको जो सजा मिली वो आपके लिए वरदान साबित हुई, और आपने वाकई दुनिया, देश को देखा, जाना। एक रिपोर्टर जो सामान्य रिपोर्टिंग करता है, और रिपोर्टर जब डूब कर उसमें लिखता है, एक वृत्तांत लिखता है, और वृत्तांत में बहुत सी चीजें काउंट की जाती हैं उसमें, खासतौर से जो पूरा आर्थिक सामाजिक संरचना है और व्यवहार है, जनता का जो व्यवहार है। और एक ऐसी जगह पर जहां आपकी भाषा जो है बहुत लोगों के काम नहीं आती। भाषा से आप नहीं जुड़ते, लेकिन जो व्यवहार है उसको जुड़ते हैं। अगर एक योजक, जैसा कि उसमें आपके ड्राइवर का जिक्र है नरसिंहा राव का, कि किस तरीके से उन्होंने तुरंत दक्षिणी हिंदी में आपकी तमाम सारी बातों को लोगों तक पहुंचाया और फिर आप तक पहुंचाई बातें। मैं ये जानना चाहता हूं कि वो लंबे समय पुरानी, 17 साल पुरानी रिपोर्ट थी, लेकिन आपने अपडेट किया कैसे उस पूरे दौर को? आप जब एक अच्छे और नई रचना में ढालते हैं उस रिपोर्ट को और उसके तमाम सारे तथ्यों को, तो क्या प्रक्रिया होती है आपकी? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत तकनीकी है, लेकिन बहुत दिलचस्प सवाल है। राम जी, हम जब रिपोर्टर के तौर पे काम करते थे नवभारत टाइम्स में, और फिर बाद में दैनिक हिंदुस्तान में, मैं दो जगह रिपोर्टर रहा। सबसे पहले जिंदगी की शुरुआत नवभारत टाइम्स से की थी 1986 में, अप्रैल महीने में। और फिर मैं दैनिक हिंदुस्तान में रहा। तो मैं नोटबुक जो होती थी वो मैं कभी छोड़ता नहीं था। जहां भी मैं जाता था नोटबुक लेकर जाता था। और जिन चीजों को मुझे नहीं भी लिखना होता था अपने अखबार के लिए, उनको भी मैं दर्ज करता जाता था। जैसे मान लीजिए कि मैं बिहार में पोस्टेड था, तो पटना से एक बार मैं जहानाबाद जा रहा था एक हत्याकांड की रिपोर्टिंग में। तो मुझे मालूम है कि दोनों ओर सड़क के बाढ़ आई हुई थी, बहुत भीषण पानी हो रहा था, बरसात भी हो रही थी। तो मैं जानता था कि इसका नरसंहार और पूरे हत्याकांड से कोई रिश्ता नहीं है, जो नक्सल मूवमेंट और फ्यूडल्स के झगड़े में ये सब हो रहा है। लेकिन वो सड़क मेरे सामने, अभी जब मैं बात कर रहा हूं तो वो मैं सड़क पर खड़ा अपने को महसूस पा रहा हूं। ऐसा लगता है कि मैं फिर सड़क पर चला गया। वो सड़क आज तक मुझे याद है कि दोनों तरफ पानी था और सड़क पर सांप आ जाते थे, पानी वाले सांप। और हम लोगों की जो येजदी मोटरसाइकिल थी जिस पर दो लोग बैठे थे, टाइम्स ऑफ इंडिया के एक पत्रकार जिनका नाम रंजीत भूषण है, और जो आउटलुक अंग्रेजी के ब्यूरो चीफ रह चुके हैं दिल्ली में, अभी भी अगर आपका प्रोग्राम सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे कि मैं याद कर रहा हूं उस घटना को। तो वो चला रहे थे और मैं पीछे बैठा था। वो टाइम्स के थे, मैं नवभारत टाइम्स के था, दोनों एक ही समूह के थे। तो हम लोग रिपोर्ट करने गए थे। तो सांपों के बीच से चलना, भारी संख्या में सांप सड़क पे आ जाते थे। और वो चीजें भी नोटबुक में मैं नोट करता रहता था, क्योंकि उन दिनों ये मोबाइल नहीं था कि मैं फोटो लेता। और उसका मैंने जो आकर के मेन जो रिपोर्ट थी नवभारत टाइम्स में, वो तो मैंने लिखी ही, लेकिन वो जो सड़क है, वो बरसात, वो बाढ़, और उस पे जो सांपों का आना, और फिर येजदी मोटरसाइकिल का अचानक खराब हो जाना, और 6 किलोमीटर तक ठेल करके और फिर पटना पहुंचना, वो दिलचस्प वाकया था।
तो उसका जब मैंने चित्र एक पेश किया एक रिपोर्ट में, तो नवभारत टाइम्स की वो बहुत मोस्ट रीडेबल और सबसे अधिक पसंद की जाने वाली उस दिन की खबर थी। हमारे एडिटर ने उसको बहुत प्रमुखता से छापा भी। तो ये चीजें मैं नोट्स में लिखता रहता था। तो आपने जो ये पूछा चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में, तो देखिए ये जब भी मैं जाता था ये सारे नोट्स लेता रहता था। वे उन नोट्स का इस्तेमाल मैंने रिपोर्ट लिखने में किया। फिर वो बहुत सारी चीजें उसमें छूटी रह गई जो मेरे अखबार के काम की नहीं थी, या अगर मैं लिख भी देता तो वो छपती नहीं, या छपती तो बहुत काट कूट कर छपती। तो जो चीजें छपने से रह गई उनको मैं अब जब मैं लगभग 60 से ऊपर 64-65 के बीच में हूं, तो अब मुझे उनका इस्तेमाल उनका उपयोग मैं कर रहा हूं और आगे भी करूंगा। तो वो जो नोट्स हैं बहुत सारी चीजें उसमें पुरानी पड़ गई हैं। जब कोई चीज मिसिंग लिंक कहीं दिखता है मुझे, तो चूंकि देश के हर एक प्रांत में मेरे दोस्त हैं, इस मामले में मैं सौभाग्यशाली हूं क्योंकि मैं जिन विश्वविद्यालयों में पढ़ा उन विश्वविद्यालयों में कई ऐसे लोग हैं जो अलग अलग राज्यों में पोस्टेड है। कोई सिविल सर्वेंट है, कोई प्रोफेसर है, कोई एनजीओ में है। तो मैं उनसे संपर्क करता हूं कि यार ये बात छूट गई है मेरे दिमाग से या नहीं आ रही है, तो जरा काइंडली एक्सप्लेन करो। तो मैं बीच में इस किताब को लिखते समय भी, जो आप जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं, कोई मिसिंग लिंक अगर दिखता था मुझे कि ये चीज मिस कर रही है, तो मैं पूछ करके और फिर दर्ज करता था। तो पुराने नोट्स, मेरी स्मृतियां और मेरे दोस्तों से लिए गए अद्यतन जो कुछ पहलू हैं उस समाज के या उस राजनीतिक परिवेश के, उस पर मैं कुछ बातें लिखता था। तो इन तीनों का योगदान है ऐसे ट्रेवलॉग को लिखने में। उर्मिलेश जी, आपकी किताब जो अभी आई है, मैम का घर और गोडसे की गली, उससे पहले आपने यात्रा वृत्तांत, मैंने सबसे बड़ी ताकत आपकी यह है कि आप यात्रा वृत्तांत के बहाने इस देश की नब्ज को टटोलते चलते हैं। और यह मैं देख रहा हूं पिछली शताब्दी के आखिरी दशक में आपकी किताब आई थी, बिहार का सच, और संभवतः बिहार पर 2 किताबें आपकी थी। और उसके बाद जो है कश्मीर पर एक किताब आई, दहकते चिनार। और उसके बाद अभी क्रिस्टोनिया मेरी जान, और गाजीपुर में क्रिस्टोफर कार्डवेल, और उसके बाद जो है अभी ये किताब आई है। इसमें जिस चीज ने मेरा ध्यान खींचा अपनी ओर, वो ये है कि आप जब जिस जगह पर जाते हैं वहां केवल जो दिखाई देने वाले दृश्य हैं वो वही आपको प्रभावित नहीं करते, बल्कि उन दृश्यों के पीछे जो बेशुमार दृश्य छिपे हुए हैं वे आप देखते हैं, और उनकी तरफ जो है लगातार उनके पूरे वृत्त की तरफ आप जाने की कोशिश करते हैं। और इस तरीके से वो पूरा का पूरा वृत्तांत जो है एक औपन्यासिक बितान में भी बदलता दिखता है। कई बार लगता है उसके बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पात्र हैं जो आए, स्फटिक की तरह आए और चले गए। बहुत सारे ऐसे पात्र जो उसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप उनका नहीं है, उनकी अनुपस्थिति भी कई बार इतना बड़ा सवाल पैदा कर देती है। जैसे दलित पात्र आपके उस यात्रा वृत्तांत में, जो कि मैंने ये दक्षिण भारत को लेकर आपने लिखा है, उसमें दलित पात्र नहीं है कोई, लेकिन उनको पैसा देने पर भी दुकानों में चाय नहीं मिलती है, या जिन दुकानों में मिलती है उनके बर्तन अलग रखे जाते हैं। यह एक भारतीय समाज का सबसे बड़ा जो कलंक है वो आप देखते हैं, और वो हमको उदास करने वाला एक वृत्त जो है बनता है। ये पूरा का पूरा मैं देख रहा हूं कि तीन दशक की जो पूरी आपकी यात्रा है वो अलग अलग, माने सुदूर जो है पूरब की तरफ मध्य भारत का, और उसके बाद फिर एकदम उत्तर दिशा कश्मीर, और फिर दक्षिण, और तीनों तीन तरह से एक तरह से भारत में ज्वलंत बने हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा जो 3 जगहों की तरफ आप जाते हैं, वहां लोगों से एकात्म होते हैं, वहां के हालात को देखते हैं, उससे जुड़ते हैं, तो किस तरीके से आप उसको अलग करते हैं, और क्या फर्क आपको वहां से वहां तक जाने के दौरान नजर आता है? देखिए, मैं शुरू में दिल्ली में काम किया और उसके बाद मुझे बिहार जाना पड़ा। तो बिहार में मैं नवभारत टाइम्स के साथ जुड़ा एक रिपोर्टर के तौर पे और रिपोर्टिंग मेरा असाइनमेंट था, जिसमें कि पॉलिटिकल, सोशल और स्पॉट रिपोर्टिंग, यानी विभिन्न जगहों पर जाकर रिपोर्ट करना, ये मेरे असाइनमेंट के हिस्से थे। तो उसमें मैंने जितना मैं काम कर सकता था
मुझे काफ़ी फ्रीडम थी एक लेवल पर, क्योंकि नया नया अखबार शुरू हुआ था, तो संपादकों के सामने चैलेंज था कि कैसे उसको जमाया जाए। मैंने उसका उपयोग मैंने भी किया उस फ्रीडम का, और मैं समझता हूँ सदुपयोग किया। तो मैं चूंकि किसान परिवार से आया हूँ और किसानों की ज़िंदगी को समझता रहा हूँ, थोड़ा बहुत, बहुत छोटे किसान थे मेरे पिता। तो बिहार के मध्य इलाके में जो छोटे किसान, मझोले किसान थे, खेतिहर मजदूर जो थे, उनकी पीड़ा, उनकी परेशानी, उन पर दमन उन दिनों बिहार में बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। तो वो बरबस ही मुझे उन कहानियों ने आकृष्ट किया एक रिपोर्टर के तौर पे। तो मैं अपने अखबार के लिए रिपोर्टिंग के अलावा उनके बारे में जो भी मैं सोचता, समझता या देखता था, उनको मैं अपने नोटबुक में दर्ज करता जाता था। और मैं समझता हूँ कि उनमें से बहुत सारी चीज़ें जो हमारी मेमोरी में कुछ हैं, कुछ हमारे नोट्स बुक में हैं, वो मैंने बिहार के कॉन्टेक्स्ट में उन चीज़ों को लिखा। और लेकिन आज को अगर कोई कहे कि मैं बिहार पर लिखूं, तो शायद मैं नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि मैं बिहार से लंबे समय से कटा हुआ हूं, और केवल आना जाना है सेमिनार में या कोई पर्सनल काम से चले गए। लेकिन मैं बिहार को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा हूं ठीक से, स्पॉट पे, ग्राउंड पे जाकर। तो मैं बिहार पर हाल के वर्षों में बिल्कुल नहीं लिख सका, जबकि कई पब्लिशर्स ने मुझे बिहार पर लिखने के लिए ऑफर दिया कि आप लिखिए, हम आपको एडवांस अग्रिम दे सकते हैं। लेकिन मैंने लिखा नहीं। मुझे लगा कि ये बेईमानी होगी लिखना, वही छपी हुई चीजों को फिर से रिप्रोड्यूस करना, तो मैंने नहीं लिखा। लेकिन कश्मीर जो दूसरा जो एक पड़ाव है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, जब मैं दिल्ली आया, पहली बार मैं कश्मीर तभी गया था जब मैं पटना में पोस्टेड था। उन दिनों इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसमें मैं उन दिनों बिहार में वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन का आई थिंक प्रेसिडेंट था। तो वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन का, यस। तो उस नाते मैं गया था, और पार्टिसिपेंट के तौर पे कश्मीर में हो रहा था, जम्मू इलाके में। तो फिर हम लोगों ने अलग अलग इलाकों में हम लोगों ने घूमा भी, लेकिन वो एक ऐसा भ्रमण था जो यूं ही था। लेकिन कश्मीर को लेकर मेरे दिलो दिमाग में आकर्षण हमेशा से था, और मिलिटेंसी का जो दौर शुरू हुआ, वो एक चैलेंज की तरह था जर्नलिस्टों के लिए भी, न सिर्फ स्टेट के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, बल्कि मैं समझता हूं कि पत्रकारों के लिए भी, कि उसको रिपोर्ट कैसे किया जाए। तो जब मैं दिल्ली आया पटना से, पहले चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ से फिर मेरा तबादला दिल्ली हुआ, तो मुझे ब्यूरो में जब रखा गया तो कश्मीर मेरे असाइनमेंट का हिस्सा था। अब ये एक संयोग है कि मुझे कश्मीर जैसा चैलेंजिंग बीट दिया गया, तो मैं सीरियसली उसको कवर करता था। हिंदी के पत्रकार आमतौर पे जम्मू कश्मीर को दिल्ली में बैठकर किया करते थे, और जाने से घबराते भी थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत साहसी आदमी हूं, और मैं दूसरे और बहुत सारे हिंदी के पत्रकारों से ज्यादा साहसी हूं, ये सब मैं तुलना नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये सच है कि मैं स्पॉट पे जाने से कभी घबराता नहीं था, कभी डरता नहीं था। ये सोचता था कि जो होना होगा होगा, हमारा जो काम है रिपोर्ट करना, पहले उसको ईमानदारी से हम करें। तो मैं जाता था, तो मुझे इंकरेज भी किया कुछ एक संपादकों ने, और उन्होंने भेजा। लेकिन बाद के कई संपादकों ने मुझे डिस्करेज किया, और उन्होंने भेजना बंद कर दिया। लेकिन जिस दौर में मैं गया जम्मू कश्मीर, तो अपने अखबार के लिए रिपोर्ट के अलावा, जैसा मैंने पहले कहा कि बिहार को मैं अपने नोटबुक में दर्ज करता जाता था, और समय पाने पर मैंने अपनी किताबों में उन तथ्यों को उस नोटबुक में दर्ज पहलुओं को मैं उनका उपयोग किया। ठीक वैसे ही कश्मीर के साथ में हुआ। कश्मीर पर जो जो पहली मेरी किताब आई, जिसका नाम था झेलम किनारे दहकते चिनार, वो ट्रेवलॉग है। एक्चुअली मेरे जीवन का पहला जो यात्रा वृतांत है, वो जम्मू कश्मीर पर ही केंद्रित है। उसमें जम्मू है, उसमें कश्मीर वैली है, और उसमें लद्दाख है। और वो वही नोट्स हैं, और वो मेरी मेमोरीज हैं। जिन लोगों के साथ मैं गया, जिन लोगों के साथ उठा बैठा या रहा, तो वो काफी पसंद किया गया। और मुझे याद है कि आमतौर पे हम जैसे लोगों को कोई पुरस्कार सम्मान देने वाले लोग भी नहीं होते, खासकर बड़ी बड़ी एकेडमियां। लेकिन हिंदी एकेडमी ने उस दौरान दिल्ली की उसको बेस्ट ट्रेवलॉग ऑफ द ईयर घोषित किया, और उसने धनराशि के साथ मुझे सम्मानित भी किया। हिंदी एकेडमी जो दिल्ली सरकार की हो, उस समय जो दिल्ली सरकार थी।
तो उससे मैं थोड़ा प्रोत्साहित भी हुआ क्योंकि यंग था और उन दिनों लगा कि अरे कोई हमें भी रिकॉग्नाइज कर रहा है, क्योंकि जो समीक्षक और आलोचक हिंदी में हुआ करते थे उन दिनों और आज भी जो हैं, वो आमतौर पे उनका एक उनकी एक सर्किल होती है जिसमें बड़े बड़े लोग होते हैं, बहुत नामी लोग, बड़े दिव्य लोग, बड़े अलौकिक लोग। तो वो उनकी तारीफ करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, आलोचना भी करनी होती है तो उनकी भी करते हैं, उन्हीं की करते हैं। जो नए इंट्रेंट हैं उनके बारे में वो ध्यान नहीं देते कि वो क्या लिख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। और अगर सबाल्टर्न समूह के हैं तो फिर तो बहुत कम ध्यान जाता है। जो सामाजिक रूप से जो पिछड़ा समाज है, उस विभाग से, उस प्रभाग से, उस क्षेत्र से जो समुदाय से आए लोग हैं, उनके बारे में बहुत कम ध्यान जाता है बड़े आलोचकों का, बड़े समीक्षकों का। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि उस किताब की समीक्षाएं भी अखबारों में खूब छपी और बड़े लेखकों ने समीक्षा नहीं की तो पाठकों ने की, और पाठकों ने भेज भेज कर समीक्षा छपवाई। और उसमें कई पत्रकार भी थे जो पहले समीक्षा नहीं करते थे, लेकिन जिनको लगा कि नहीं लिखना चाहिए तो उन्होंने लिखा। कुछ एक ऐसे लोगों ने भी लिखा जो हिंदी के साहित्य में या हिंदी के साहित्य समीक्षा में जमे हुए लोग थे, ऐसे भी लोगों ने बाद में लिखा, उनको लगा कि नहीं लिखना चाहिए, तो उससे मैं प्रोत्साहित हुआ। तब बाद के दिनों में जब मैं करगिल वॉर कवर करने गया, दैनिक हिंदुस्तान का मैं युद्ध संवाददाता था, जबकि मैं युद्ध संवाददाता होने की योग्यता, पात्रता नहीं रखता था। मैं कोई ट्रेनिंग नहीं किया था उसकी। आमतौर पे आर्मी प्रशिक्षित कराती है, एक प्रोजेक्ट होता है, एक कार्यशाला होती है जिसमें 3 महीना 2 महीना वगैरह लोग सीखते हैं। तो मैंने प्रशिक्षण नहीं लिया था, लेकिन मुझे भेजा गया और मैं तैयार हो गया। इसलिए भेजा गया कि मैं कश्मीर से वाकिफ था, तो लोगों ने सोचा कि कश्मीर से ये आदमी वाकिफ है तो चलो करगिल वार में भी इसको भेज दो। तो उस दरमियान हमने काफी लिखा। और दिलचस्प बात यह है कि कमलेश्वर की नजर में मैं आया, और कमलेश्वर इन दिनों दैनिक भास्कर के लिए काम करते थे। संभवतः वहां सलाहकार संपादक थे या फुल फ्लेजेड संपादक थे, मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि उनसे मेरा निजी संपर्क बहुत कम था। बल्कि पहली बार उनकी आवाज मैंने टेलीफोन पर ही सुनी थी, कभी मुलाकात भी उनसे नहीं हुई थी। उनको देखा था सेमिनार सिंपोजियम में। तो उन्होंने कहा कि उर्मिलेश, मैं कमलेश्वर बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा जी सर बताइए। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे को मेरे मेरे संडे मैगजीन के लिए एक कवर स्टोरी करगिल पर लिख दो। तो मैंने कहा सर, मैं लौट के आ गया था करगिल से, तो मैंने कहा सर मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं दैनिक हिंदुस्तान में नौकरी कर, मेरी नौकरी चली जाएगी। तो कहा नहीं, तुम्हारे यहाँ जो संपादक है ना उनसे मैं भी बात कर लेता हूँ, वो एक ऐसा स्पेशल टाई अप रहेगा कि वो नाराज नहीं होंगे, मैं बोल देता हूँ, लेकिन तुम लिखो। तो मैंने कहा कि अच्छा। बाद में पता चला कि उमेश चतुर्वेदी नाम के एक युवा पत्रकार जो उन दिनों थे, अब तो काफी वरिष्ठ हैं, संभवतः उन्होंने मेरा नंबर उनको दिया था और बताया था कि मैं करगिल वार वगैरह कवर किया हूं वगैरह, और उनकी भी नजर गई थी। क्योंकि बाद में उमेश ने कहा कि कमलेश्वर जी आपके बारे में बात किए थे, तो हमने उनका नंबर दिया कि बात कर लें। तो मैंने लिखा और भास्कर ने उसको छापा, जबकि मैं दैनिक हिंदुस्तान में नौकरी करता था। तो सहमति दोनों संपादकों की बनी, तो इससे मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए। और फिर मैं ट्रेवलॉग की तरफ बढ़ा और उसको प्रशंसा उसकी मिली। फिर मैं एक किताब अलग से जो हिस्ट्री पर है, कश्मीर विरासत और सियासत, वो मेरी किताब आई उसके बाद। संभवतः ये किताब 2004 या 6 के बीच में आई थी। उस किताब को भी काफी सराहा गया, आलोचना भी हुई, और जो आलोचना हुई उसमें कुछ आलोचनाएं वाजिब थी, उसमें जल्दबाजी भी थी मेरी तरफ से, क्योंकि मैं एक रिपोर्टर की तरह, एक पत्रकार की तरह मैंने लिखा था। थोड़ा और अगर उसमें काम करके लिखा होता तो मैं बहुत खुश होता। तो इसलिए कई आलोचकों की आलोचनाओं से मैं इंस्पायर हुआ और संतुष्ट भी हुआ कि उन्होंने सही आलोचना की है, प्रशंसा के साथ आलोचना की, इस पर और काम होना चाहिए था। मुझे अगर मौका मिला होता, एक फेलोशिप के लिए मैंने अप्लाई किया था कश्मीर पर, लेकिन वो फेलोशिप मुझे नहीं मिली। अगर मिली होती तो मैं एक कश्मीर पर मुकम्मल और अच्छा काम करता, इसमें कोई दो राय नहीं। तो वो एक शिकवा गिला रहेगा कि और अच्छा काम मैं कर सकता था। इसके बाद मैं विदेश यात्राएं जो मेरी थी, उन विदेश यात्राओं को मैंने एक ट्रेवलॉग के रूप में उन पर लिखा, और वो क्रिस्टेनिया मेरी जान जो आधार प्रकाशन ने छापी, वो किताब भी पसंद की गई और काफी जमी।
लोगों को पसंद आया। और उसमें मैं दुनिया के बहुत सारे देशों में तो नहीं गया, लेकिन संजोग अच्छा था कि मैं जितने दुनिया में महाद्वीप हैं सभी महाद्वीपों में मैं जा चुका हूँ। तो कोई महाद्वीप में एक देश, कोई 2 देश, कोई 3 देश, इस तरह से मैंने देखा है। तो उन पर जो मेरा वृत्तांत है, ट्रेवलॉग है, वो उस रूप में आया। तो आई मीन आप ये कह सकते हैं कि एक रिपोर्टर की डायरी भी है और साथ में एक ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशंस भी हैं, और जिंदगी के बारे में, समाज के बारे में। क्योंकि मैं फील करता हूं कि जो हिंदी में, साहित्य में जो अधिकांश जो साहित्यकार लोग वृत्तांत लिखते हैं, अधिकांश की बात मैं कर रहा हूं, देयर आर एक्सेप्शंस आल्सो, कुछ अपवाद, बहुत खूबसूरत अपवाद हैं हिंदी में। जैसे मैं नाम ले सकता हूं, असगर वजाहत के वृत्तांत मुझे अच्छे लगते हैं, खासकर पाकिस्तान का उनका जो ट्रेवलॉग है वो बहुत अच्छा है। अनिल कुमार यादव ने जो नॉर्थ ईस्ट पर लिखा है वो भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छा वृत्तांत है। लेकिन आमतौर पे जो हिंदी में वृत्तांत लिखे जाते रहे हैं पहले, और अभी भी लिखे जाते हैं, वो उसमें शब्दबाजी ज्यादा होती है, और छटा देखना, प्रकृति देखना, पहाड़, ग्लेशियर वगैरह वगैरह। तो ये सब मेरे यहाँ भी मिलेगा, लेकिन मेरे यहाँ मेरे वृत्तांतों में या बहुत सारे और जो मित्र लिख रहे हैं उनके वृत्तांतों में अगर भूगोल है तो इतिहास भी है, समाज भी है और मनुष्य भी है। तो क्योंकि मुझे लगता है कि लोग केवल भूगोल नहीं देखना चाहते, लोग इतिहास, समाज भी देखना चाहते हैं, समय भी देखना चाहते हैं। तो वो मेरी कोशिश है अपने वृत्तांतों में। एक चीज मैं बार बार सोच रहा था कि आपके जो वृत्तांत हैं वो बीच में हम लोगों को क्यों इतना छूते हैं। तो एक बात मुझे समझ में आई कि लगातार जो है इधर बीच कुछ कथाएं उसके साथ ऐसी लिपटी होती हैं जो आपकी अपनी भी होती हैं। मसलन 2-3 लेख तो जेएनयू को लेकर जो है आपके जो आए थे, और आपकी जिंदगी के अपने संघर्ष और उसके साथ हुए अन्याय को लेकर, और उसके साथ साथ यह है कि एक ऐसा नैरेटिव जो किसान परिवारों से आने वाले कुछ विद्यार्थियों के साथ इस तरह की घटनाएं हुई जेएनयू के भीतर, जैसे रमाशंकर विद्रोही उसके एक पात्र हैं। आप स्वयं जो है माने जाति के कारण जो है आपके साथ जिस तरह की का व्यवहार हुआ, वो चीज वो टच करती है। और जब मुझे लगता है कि क्यों पढ़े जाते हैं, तो उसके पीछे लगता है कि निरा तथ्यात्मक आपका विवरण नहीं होता है, उसमें कहीं ना कहीं आप उन लोगों से वाबस्तगी महसूस करते हैं। क्या लगता है जब जब किसी भी जगह पर आप जाते हैं तो कैसे उन लोगों की जिंदगी को आप देखते हैं और उसमें अपने आप को पाते हैं? मेरा अलग अलग अनुभव है अलग अलग क्षेत्रों का। जैसे जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर में जब मैं गया या जाता रहा हूं, तो मेरा वहां की जिंदगी में मेरी जो शिरकत है या मेरी जो मौजूदगी है, मेरी जो दोस्तियां हैं वहां, जो मेरे दोस्त हैं या मेरे जो जानकार जिन लोगों से मैं मिलता था, तो उनका जो आचरण है मेरे बारे में या मुझसे जो उनका रिश्ता बनता है, उस रिश्ते की जो एक दुनिया है वो बिल्कुल अलग है। ठीक उसी तरह से जब मैं केरल गया तो वहां भी जिंदगी बिल्कुल अलग मुझे दिखी, और रिश्ते भी दिखे बिल्कुल अलग आदमी और आदमी के। जैसे उदाहरण के तौर पे, मैं अगर पटना से बक्सर जा रहा हूं या जब मैं पटना से गाजीपुर की तरफ जा रहा हूं, तो मेरे सामने बैठा हुआ एक आदमी, जो ये 1987, 89, 88, 89 की बात हो सकती है, जो मेरी तस्वीर से मुझे नहीं जानता कि मैं उर्मिलेश हूं। मान लीजिए आज बहुत जगह लोग जानते हैं कि तस्वीर में पूछ लेते हैं कहीं आप उर्मिलेश तो नहीं है, तो मैं बोलता हूं हाँ जी हूं, क्योंकि बीच में मैं टीवी वगैरह पर आता था, अब तो वो भी नहीं आता, यूट्यूब पर केवल आता हूं। लेकिन जब मैं पटना में पोस्टेड था तो मेरी तस्वीर से या मेरे चेहरे से कोई नहीं समझ सकता था कि मैं कौन हूं, क्योंकि मैं लिखता था अखबार में तो केवल मेरा नाम उसमें छपता था बाय लाइन। तो लेकिन कई बार होता यह था कि लोग पूछते थे ट्रेन में बैठे हुए बक्सर जाते हुए पटना से कि भाई साहब आपको कहाँ जाना है। अच्छा, यूपी बिहार में आदत है लोगों की एक दूसरे की जिंदगी में दखल देना या जबरन आपसे सवाल करना, आपसे जबरन घुल मिल जाना। इसके पॉजिटिव्स भी हैं और इसके निगेटिव्स भी हैं। तो मैं बोलता था मेरा नाम उर्मिलेश है, तो बोलते थे अच्छा अच्छा उर्मिलेश, अच्छा ये नाम सुना सा है। बोलते हैं हाँ जी हाँ जी। तो अच्छा कहाँ, पता नहीं। अच्छा वो बोले अच्छा आप नवभारत टाइम्स वाले तो नहीं है। मैं बोल दिया बाई चांस कि हाँ जी हाँ जी। अच्छा उर्मिलेश जी आपको बहुत पढ़ता हूं मैं, आप पूरा नाम काहे नहीं लिखते हैं।
तो मुझे बिहार के मान लीजिए ट्रेन में है तो कोई पूछ दिया तो हमको बताना पड़ता था कि मेरा नाम ऐसे ही है। तो बोला कि नहीं लेकिन पिताजी का नाम तो कुछ होगा, उनका नाम क्या है? तो फिर अगर पिताजी का नाम भी कंफ्यूजिंग है तो वो और आगे बढ़ते थे, अच्छा आपकी बिरादरी क्या है? तो लेकिन केरल में ट्रेवल करते हुए मुझसे अगर मैंने कह दिया किसी से, किसी ने पूछा व्हाट्स योर नेम, और मैंने बोला कि मैं आई मुरमिलेश, ओके ओके, सो यू आर फ्रॉम दिल्ली, मैंने कहा यस यस, व्हाट यू आर डूइंग, मैंने कहा आई एम जर्नलिस्ट, ओ ग्रेट, या बैड या जो भी, मतलब एबीसी जो भी उनको कहना हो। तो लेकिन कोई ये नहीं पूछता था व्हाट्स योर फादर एंड, तो ये एक बुनियादी फर्क जो मैं दक्षिण और उत्तर में देखता हूं, खासकर हिंदी हार्टलैंड के अपने प्रदेशों में, कि एक जाति जानने की एक वो है। जम्मू कश्मीर में तो खैर ये प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरी एक बात जो मुझे ऑब्जर्व मैंने की कि दक्षिण के कई राज्यों में, कर्नाटक भी उसमें है, केरल भी है, दो राज्य तो है ही हैं खैर, उसमें आमतौर पे जो पिछड़ा वर्ग है या दलित समाज है, हालांकि कमियां भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, यहां तक कि तमिलनाडु भी आमतौर पे खुशहाली या एक बेटरमेंट जो है लाइफ में आया है, वो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के कारण आया है, और प्लस जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो इमर्ज की इन राज्यों में, उसके कारण आया है। तो वो उत्तर में नहीं हो सका, क्योंकि उत्तर में न तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था, और जो पॉलिटिकल लीडरशिप आई, दरअसल वो किसी भी तरह के सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के वैल्यूज से वो इंपावर्ड नहीं थी, या उसके नॉलेज या उसका विजन, दृष्टिकोण, वो राजनीतिक या यूं कहा जाए कि पॉलिटिसाइज तो था, लेकिन उसके अंदर एक ठोस परिप्रेक्ष्य नहीं था, एक वैश्विक दृष्टि नहीं थी, एक जीवन दृष्टि नहीं थी। तो इसलिए आप पाएंगे कि सामाजिक न्याय की बात करने वाले उत्तर के जो नेता हैं और जो दक्षिण के नेता हैं, दोनों के मिजाज में, दोनों के ट्रीटमेंट में बेसिक फर्क है, बेसिक फर्क है। वो इसीलिए है क्योंकि हमारे यहाँ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो है, कबीर और मध्यकाल के जो महान संत कवि थे या लेखक या बुद्धिजीवी थे हमारे, या गुरु नानक थे, तो उनके बाद जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट की धारा है उत्तर में सूख गई, और ब्राह्मणत्व ने, ब्राह्मणवाद ने, या जिसको कांशीराम मनुवाद कहते थे, उसने शिकंजा जो है कस लिया। तो ये मुझे लगता है कि बड़ी बात जो मैंने महसूस की। तो चूंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं, देखिए हिंदी में एमए मैंने किया, लेकिन मेरा मिजाज हमेशा हिस्ट्री का रहा, क्योंकि बीए में मेरी हिस्ट्री थी और हिस्ट्री से ही मुझे एमए करना था। लेकिन मैं इसलिए हिस्ट्री से मैं नहीं किया कि कहीं मुझे आईएएस पीसीएस में बैठने के लिए मेरे बड़े भाई साहब मुझ पर दबाव न डाल दें। तो क्योंकि उन दिनों हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले को घर के लोग जो पढ़े लिखे, मान लीजिए घर में कोई आ गया है तो वो कहता था आईएएस में बैठो। अब मैं आईएएस में बैठना नहीं चाहता था, तो मैं तो जबरन रिवोल्ट करके हिंदी में किया, ताकि मुझे कोई कह ना सके कि भैया तू यूपीएससी करो, क्योंकि उन दिनों हिंदी से यूपीएससी कोई नहीं करता था, वो बाद में हिंदी से भी करने लगे, लेकिन मेरे समय ऐसा नहीं था। तो मैंने एक तरह से रिवोल्ट किया, लेकिन मेरा हिस्ट्री जो है सब्जेक्ट हमेशा बना रहा, और हिस्ट्री पढ़ने की वजह से मेरे अंदर उत्सुकता रही समाज की हिस्ट्री को जानने की, क्षेत्रों के बारे में, देशों के बारे में, दुनिया के बारे में। तो मुझे लगता है कि इस कारण से भी कि मैं हिस्ट्री में एक रुचि रखने वाला व्यक्ति था, तो मुझे पत्रकारिता में भी थोड़ा मदद मिली, और जीवन को समझने में भी थोड़ी सी मदद जरूर मिली होगी। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा जवाब दिया और उन सारे सवालों को भी कवर किया जो मैं पूछने वाला था। मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि आप पत्रकारिता में आए और पूरी शिद्दत के साथ फिर आपने लिखने को अपनी ताकत बनाई, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और उसके साथ साथ मैं देखता हूं कि जो फासिज्म आया है, हिंदू फासिज्म जो आया है, उसका असर पूरा का पूरा पत्रकारिता से लेके जितने भी साहित्य और दूसरे अवयव हैं वो सब पर पड़ रहा है, सब पर बहुत अच्छी तरह पड़ा है, और बहुत सारे लोगों का चेहरा जो है इधर से उधर हो गया है। तो अभी जो आपने गोडसे की गली, इस किताब का नाम मैम का घर गोडसे की गली रखा, क्या उसमें इस तरह के रिफ्लेक्शंस हैं हिंदू फासिज्म का? कोई मैंने इस तरह का रिफ्लेक्शंस आपको दिखाई पड़ता है कि जगहें बदल रही हैं, उनके चरित्र बदल रहे हैं, लोग भी बदल रहे हैं, ऐसा कुछ है? देखिए मैं समझता हूं कि आप अगर इस किताब के उस चैप्टर को देखें
महाराष्ट्र पर इस किताब में 2-3 संभवतः 3 चैप्टर हैं। ये 3 चैप्टर हैं मेरे महाराष्ट्र के ट्रेवल जो जो यात्राएं हैं उन पर। और इसमें यात्राएं भी हैं और फिर इसमें मैं कहूँगा सामाजिक इतिहास भी है, लेकिन वो हिस्टोग्राफी नहीं है, वो इतिहास लेखन नहीं है, वो दरअसल समाज का वृत्त है। उसकी जो शैली है, उसकी जो स्टाइल है वो बिल्कुल अलग ढंग की है। और आप जो कहते हैं कहानीपन जिसमें है, जिसमें चरित्र हैं, जिसमें घटनाएं हैं सफर के साथ, ये सब चीजें हैं। तो उसमें एक जो चैप्टर है जिसका नाम है सावरकर और गोडसे की तंग गलियां या तंग गली में। तो वो जो सावरकर और गोडसे की तंग गली वाला जो चैप्टर है, दरअसल उसमें राम जी साहब, मैं आपको बताऊं कि एक बहुत दिलचस्प इंटरव्यू भी है उस चैप्टर में। यानी वृतांत के साथ एक इंटरव्यू है, और वो इंटरव्यू जो है हमारे पाठक जो इस किताब के होंगे जब पढ़ेंगे तो वो उनको काफी अचरज भी होगा और सुख भी मिलेगा, सुखद भी लगेगा और मजा भी आएगा। वो इंटरव्यू बहुत दिलचस्प है, बल्कि 2 इंटरव्यू कहिए। एक इंटरव्यू तो सावरकर साहब की जो पत्र वधू हैं उनका है, और साथ में नथुराम गोडसे जो थे जिन्होंने महात्मा गांधी की नृशंस हत्या की, तो उस नथुराम गोडसे की वो भतीजी थी जो सावरकर की पौत्र वधू हैं, जो अब नहीं है इस दुनिया में। और साथ में महात्मा गांधी के हत्यारे जो थे, उन हत्यारों में से एक जो जिनको आजीवन कारावास मिला, नथुराम गोडसे के छोटे भाई गोपाल गोडसे, उनसे भी एक मुलाकात है। वो भी संयोगवश नहीं है, लेकिन प्रामाणिकता इंटरव्यू की यह है कि वो जिस वक्त जिस दौर में मैंने इंटरव्यू किया, उसी दौर में दैनिक हिंदुस्तान में वो इंटरव्यू छपा था, और तब वो इंटरव्यू छोटा सा था। इसमें मैंने इंटरव्यू की शक्ल में नहीं लिखा है, एक ऑब्जर्वेशन, उनकी कमेंट्री, उनसे बातचीत, उनसे गप, उनका घर, उनकी गली, उनका 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 मिजाज, उनके कमरे में लगे हुए फोटोग्राफ्स, उनकी टेबल पर रखी हुई चीजें, उनका दरवाजा वगैरह वगैरह, उनके पूरे घर की एम्बियंस। तो वो जो एम्बियंस है पुणे में जिस इलाके में वो रहते थे, वो भी एक बहुत दिलचस्प वर्णन है। और मैं समझता हूं कि मेरे पाठकों को शायद पसंद आएगा। मैं चाहता हूं कि लोग पढ़ें, समझें और मुझे भी समझाएं, क्योंकि मैं तो अनवरत अपने को एक छात्र ही समझता हूं, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे यूपी बिहार का हो। लेकिन मैंने कोशिश की है, मैं कोई विद्वान नहीं हूं, आई एम नॉट ए स्कॉलर, मैं कोई बहुत नामी लेखक भी नहीं हूं, लेकिन मैं जीवन के इस सफर में जो भी मेरे अनुभव हैं मैं उनको साझा करना चाहता हूं। बहुत ईमानदारी से मैं कह रहा हूं कि मैं साझा करना चाहता हूं कि मेरे पास जो है वो और जगहों पर जाए और काम आए, समाज में जो चीजें हैं उनको बदलने के लिए। अगर मेरे किसी काम से ये समाज खूबसूरत बनता है या खूबसूरत बनने की ललक कुछ 100 लोगों में भी मैं पैदा करता हूं, तो मैं अपने इस जीवन को खूबसूरत पाऊंगा। क्योंकि जिंदगी क्या है, जिंदगी कुछ साल की कहानी है, कोई नहीं जानता। लेकिन मैं समझता हूं कि जीवन का मकसद यही होना चाहिए कि आप जो सोचते हैं दुनिया के बारे में, समाज के बारे में, उसकी खूबसूरती कैसे निखरे, कैसे वो और बेहतर हो। तो एक लेखक और एक बुद्धिजीवी का काम यही है। बाकी सब चीजें, अब जैसे मैं बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये इतनी उम्र हो गई, इतने सालों से जर्नलिज्म में है, तो इन्होंने आखिर किसी से तो कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए था। कोई सत्ता संरचना का इनको कभी संरक्षण नहीं मिला। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको तो पिछड़े अगड़े कोई नहीं पैट्रोनाइज किए, कोई किसी ने संरक्षण नहीं दिया, तो किसी ने कुछ नहीं दिया। तो मैं कहता हूं कि भाई मैंने कभी लेना भी नहीं चाहा, उस हिसाब से मैंने काम ही नहीं किया, किसी से मेरे रिश्ते निजी नहीं बने। तो ये मैंने कोई मैं बहुत सोच के ऐसा नहीं किया, मेरा मिजाज ही ऐसा है। क्योंकि देखो मैं इसको बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा हूँ, सचमुच मैं बहुत ही साधारण परिवार में पैदा हुआ।
लेकिन वो एक ऐसा साधारण परिवार था जिसमें दो पढ़े लिखे लड़के पैदा हुए बाद में, जो मेरे बड़े भाई मेरे घर के पहले साक्षर थे, शिक्षित नहीं, साक्षर। मेरे घर में कोई साक्षर भी नहीं था, क ख ग घ भी नहीं जानता था। मेरे बड़े भैया पहले साक्षर बने, और साक्षर ही नहीं बने, पूरे गांव में जितने लोग थे उसमें बेहद प्रतिभाशाली लोगों में एक हुए, और वो हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। साथ में पढ़ाई लिखाई में भी, और बीएचयू में लेक्चरर बने एक दौर में, एजुकेशन विभाग में, शिक्षा शास्त्र में। फिर वो बहुत दिन तक प्रिंसिपल बने रहे, फिर वो केंद्रीय विद्यालय संगठन में आए। तो एक निहायत गरीब परिवार का लड़का जो निरक्षर परिवार रहा हो, और उसमें एक भाई आया, भाई ने फिर छोटे भाई को इंस्पायर किया। लेकिन इन दोनों के इंस्पिरेशन मेरे पिता थे, जो नहीं पढ़ने के बावजूद भी इतने जिजीविषा थी उनको उन समाज के बारे में, दुनिया के बारे में, कि उन्होंने हम लोग। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ललक नहीं है पैसे कमाने की या कोई बड़ा पद लेने की। मुझे लगता है कि क्या होता है, हम तो इतने गरीब घर में पैदा हुए, इतने साधारण घर में पैदा हुए, कि जो मैंने अचीव किया वही मेरे लिए काफी है। 2 बेडरूम का घर मेरे लिए काफी है, इससे अधिक की कहानी मैं नहीं बुनता अपने लिए। मुझे स्विफ्ट गाड़ी चलने आता है, चला रहा हूं तो वो तो बहुत अच्छी लगती है। मुझे मर्सिडीज नहीं चाहिए, मुझे और किसी नहीं, मतलब घूमता हूं, पैसे हैं, थोड़ा बहुत घूम लेता हूं, खर्च कर लेता हूं। तो मेरा ये कहना है कि अगर मेरे अंदर ललक नहीं है रामजी भाई इन चीजों की, तो जिस चीज की ललक है वो तो मैं कम से कम मन से करूं। तो इसीलिए मैं अपने समाज को समझने की जो मेरी ललक है, उसके लिए मैं हर संभव कोशिश करता हूं। अभी अगर कोरोना ना आता तो मेरी इच्छा थी श्रीलंका पर लिखने की, और मैंने प्रोजेक्ट तैयार कर लिया था। मैं नौकरी में नहीं हूं, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन मैंने तय किया था कि मैं अपने पैसे से श्रीलंका 15 दिन रहूंगा। मैंने कुछ मित्रों से बात कर ली थी कि भाई वो मुझे कमरा सस्ता दिलवा देंगे, और मुझे श्रीलंका पर लिखने की बहुत इच्छा है। तो अभी जैसे अब सोचिए, मैं मालदीव नहीं गया आज तक, जो बिल्कुल पास में है, फिजी नहीं गया, मॉरिशस नहीं गया। तो बहुत सारे देशों को देखना है जो आसपास के हैं या जिनसे अपना रिश्ता है। बहुत अच्छी बात है उर्मिलेश जी। आपकी किताब ऐसे समय में आई है, और बल्कि लगातार आप काम कर रहे हैं ऐसे समय में जब लोगों का भरोसा साहित्य ने लगभग तोड़ दिया। जब लोगों का भरोसा साहित्य से टूट गया, इसलिए कि उसमें बहुत सारी गल्प होती, बहुत सारी झूठी बातें और कल्पनाओं का कोई आधार दिखता नहीं है। और उसमें दूसरी चीज, लेखक ही अपने आप में इतना महत्वपूर्ण बन जाता है कि वही अपनी सारी कहानी कह रहा है। लेकिन आपने ऐसे समय में बहुत सारे लोगों की कहानियां जुटाने की और कहने की कोशिश की है, उसके लिए आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। शायद आप कुछ और कहना चाहते हैं। मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूं। आपने चूंकि कंटेम्प्रेरी हिंदी राइटिंग्स के बारे में बात की या साहित्य के बारे में बात की, देखिए मैं ये कह रहा हूं तो एक जोखिम भी है कि लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे, लेकिन खैर अपनी नाराजगी अपने हिस्से में है, तो मैं क्या कर सकता हूं। कि हिंदी में जो साहित्य लिखा गया है वर्षों से, उसमें बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोगों ने काम किया है, कुछ लोगों ने। लेकिन ज्यादातर जो साहित्य लिखा गया है हिंदी में, कंटेम्प्रेरी राइटिंग्स की बात मैं कर रहा हूं, उसमें बड़ा फेक है। अब उदाहरण के तौर पे आप क्रांतिकारी, वामपंथी, जनवादी, प्रगतिशील कवियों की एक लंबी श्रृंखला पाएंगे। ऐसा लगता है कि वो नाजिम हिकमत, ब्रेख्त या पाब्लो नेरुदा की तरह बातें करते हैं, लेकिन निजी जीवन में और उनका जो सामाजिक जीवन है, दोनों बात कह रहा हूं, निजी जीवन और सामाजिक जीवन में वो घोर संकीर्णतावादी हैं, घोर वर्णवादी हैं। और आज जबकि भारत में जो हालात हैं, अचानक उनकी सामाजिक सक्रियता बिल्कुल ठप पड़ी है। उसमें कई ऐसे हैं, हाँ, और उसमें कई ऐसे हैं जिन्होंने